नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन स्टूडेंट्स। अपने पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में सिसोदिया डायनेस्टी। सो वी आर स्टडिंग अबाउट सिसोदिया डायनेस्टी ऑफ मेवाड़, एंड इन सिसोदिया डायनेस्टी टुडे वी विल डिस्कस अबाउट राणा सांगा। पिछली क्लास के अंदर हमने ये चर्चा की थी कि राणा सांगा के दो भाई और थे, और दो भाइयों के बीच में सांगा राज तिलक तक कैसे पहुंचा, हाउ द कोरोनेशन टूक प्लेस, इस पे हम बात कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर। और उसके बाद हमने ये बात की कि कैसे सांगा वापस आता है मेवाड़ में, और उसके बाद उसका कोरोनेशन यानी राज तिलक होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि सांगा का जो राज था वो कैसे रहा। ठीक है, तो देखिए, राणा सांगा, इसका जो रेन कह सकते हो आप, रूलिंग पीरियड कह सकते हो, वो रहता है 1509 से 1527 तक। फियर्स वॉरियर था, खतरनाक योद्धा था। शरीर पे ऐसी कोई जगह नहीं थी जो वाउंडेड ना हो। देयर was no part of body left behind which was not wounded। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां घाव ना हो। 80 घाव, एक हाथ से टूटा, एक टांग से लंगड़ा, एक आंख से काना। और बापू का नाम था रायमल और माता का नाम था रतन कुंवर। रायमल हमने पिछली बार पढ़ा था, माता का नाम और पढ़ लेते हैं, रतन कुंवर। रतन कंवर, रतन कंवर लिख लो, रतन कुंवर लिख लो, अलग अलग बुक्स में है, ये मात्रा ऊपर नीचे हो रही है, पता नहीं एक्चुअल क्या था। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ अप्रैल, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म होता है सांगा का अप्रैल 1482 के अंदर, और तारीख थी 12 अप्रैल 1482। 12 अप्रैल 1482 को सांगा का जन्म होता है। और सांगा को हिंदूपत के नाम से जाना जाता था। सांगा वॉज नोन एज हिंदूपत। ये है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लिखते रहना। सांगा वॉज नोन एज हिंदूपत। हिंदूपत की उपाधि थी इसके पास। और जिस समय when at the time when coronation took place, जब राज तिलक होता है, उस समय there were enemies of मेवाड़। उस समय काफी सारे शत्रु थे मेवाड़ के। कौन कौन? सबसे बड़ी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तान। फिर मेवाड़ वालों का हमेशा से पंगा था गुजरात और मालवा के साथ। मालवा वालों के साथ तो इतना मतलब इनका था कि कोई भागता भी था या किसी को ये भगाते थे, दरबार से निकाल दिया जाता था। इफ समवन वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कोर्ट ही डायरेक्टली गो इनटू शेल्टर ऑफ मालवा। वो शरण में सीधा जाता था मालवा के। मालवा के साथ तो इतनी इनकी बनती थी। और दिल्ली, तो सांगा क्या करता है? सबसे पहले सांगा को लगता है कि यार अपने चारों तरफ एनिमीज है, वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज ऑल ओवर। जब सांगा को ये लगता है कि हर तरफ दुश्मन है तो क्या किया जाए, वो उस समय सांगा क्या करता है? सांगा का पहला स्टेप ये होता है, इम्प्रूव्स इंटरनल कंडीशन, इंटरनल सिचुएशन, आंतरिक स्थिति को सुधारता है। इम्प्रूव्स इंटरनल सिचुएशन ऑफ मेवाड़। सांगा का प्राथमिक कदम यही था कि मेवाड़ की जो अंदरूनी स्थिति थी उसको सांगा मजबूत करता है। और एक बंदा था, उसको जागीर देता है, नाम था करमचंद। क्या नाम था? चीफ्टेन करमचंद। तो ये जो करमचंद था, कौन सा करमचंद? जहां पहले सांगा रहा करता था,
पढ़ा होगा आपने, सांगा भाग जाता है वहां पे जाके और करमचंद के पास में शेल्टर लेता है। सांगा सोचता है अपना विश्वस्त आदमी वही है, इतने साल उसके पास रह के आए हैं तो पहले उसी का भला करते हैं, और वो अगर साथ हमें आ जाए तो हो सकता है, तो उसको कुछ जागीरें देता है। जागीर्स वर गिफ्टेड, जागीरें गिफ्ट करता है किसको? टू करमचंद। एक राजपूत चीफ्टेन करमचंद लिख सकते हो आप, राजपूत सरदार करमचंद, राजपूत चीफ्टेन करमचंद को ये जागीरें देता है। जागीरें कौन कौन सी देता है? अजमेर, मांडल, पर्वतसर, बनेड़ा। जागीरें देता है अजमेर की, मांडल, पर्वतसर, बनेड़ा। ये जागीरें अजमेर, मांडल, पर्वतसर, बनेड़ा, एक और रहेगी फूलिया। ये जागीरें प्रदान करता है। किसको देता है? राजपूत चीफ्टेन करमचंद को देता है, और करमचंद को कहता है कि भाई अब नॉर्थ ईस्ट तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से कुछ नहीं आना चाहिए, और इसके जरिए ये क्या करता है? स्ट्रेंथन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, स्ट्रेंथन द नॉर्थ ईस्ट। इसकी जो सिक्योरिटी है नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर पे वो मजबूत कर लेता है कि अब करमचंद तू जाने, तेरा काम इधर से कोई ना आ जाए, ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करता है? फ्रेंडशिप। सेकंड स्टेप है फ्रेंडशिप। किसके साथ? एक तो करता है बांगड़ के साथ, ठीक है, और दूसरी करता है सिरोही के साथ। तो बांगड़ और सिरोही के साथ क्या करता है? फ्रेंडशिप। और एक बांगड़ और सिरोही आ गया तो इन्हीं के पास में एक और आता है रूलर ऑफ मारवाड़, जो मारवाड़ के शासक था उसके साथ भी मित्रता कर लेता है, अपने संबंध सुधारता है। अब इसको लगता है अपने चारों तरफ जो है वो अपने सहयोगी बैठे हुए हैं। उसके बाद में क्या युद्ध लड़ता है ये बंदा, मतलब इसका जीवन जो है ना 1509 में आता है। उसके बाद में यह हालत सुधारता है, और जैसे इसकी हालत सुधर जाती है ना, ये भाई तलवार खींच लेता है, बोले अब आ जाओ जिसको आना है। तो इसके जो बैटल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बैटल है इसका बैटल ऑफ खातौली। राणा सांगा का बैटल कौन सा है? बैटल ऑफ खातौली। कब लड़ता है? 1517 में। 1517 में लड़ता है, और इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी। लोदी डायनेस्टी वाले दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को ये हरा देता है। उसके बाद में गागरोन, गागरोन में दो को चौपड़ता है इकट्ठाई। देखो बैटल ऑफ गागरोन। बैटल ऑफ गागरोन कब होता है? 1518 में, 1518। यहां पे किसको हराता है? मालवा वाले महमूद खिलजी को, महमूद खिलजी सेकंड। और मुजफ्फर शाह सेकंड कहां का? गुजरात का। मालवा और गुजरात तो मित्र थे इसके पुराने, पता ही है आपको। तो एक तो था मालवा का, नाम था महमूद शाह, महमूद खिलजी टू, महमूद खिलजी टू। इस बंदे को ये हरा देता है। एक था मुजफ्फर शाह, ये कहां का था? गुजरात। तो ही डिफीटेड रूलर ऑफ मालवा महमूद खिलजी सेकंड एंड मुजफ्फर शाह सेकंड ऑफ गुजरात, और मुजफ्फर शाह सेकंड, इन दोनों को हरा देता है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड ये कौन सा लड़ता है? ये लड़ता है बाड़ी के अंदर। कौन सा? बाड़ी। बाड़ी कब होता है? बैटल ऑफ बाड़ी। बाड़ी होता है 1519 के अंदर। कब होता है? 1519 के अंदर। और यहां पे मियां हुसैन फार्मूली, क्या नाम था? मियां हुसैन फार्मूली, फार्मूली,
मियां हुसैन, किसका था मियां हुसैन? इब्राहिम लोदी का। एक था मियां माखन, एक था मियां हुसैन और एक था मियां माखन। ये दो कमांडर्स आते हैं किसके? मियां माखन और मियां हुसैन। हु वर दे? थे कौन? कमांडर्स ऑफ इब्राहिम लोदी, कमांडर्स ऑफ इब्राहिम लोदी, और इनको भी ये हरा देता है। ठीक है, कहां पर हराता है? बाड़ी, बाड़ी है कहां? धौलपुर में। तो इनको हराता है धौलपुर के अंदर बाड़ी में, यानी इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा देता है ये बंदा। इसके बाद में फिर आ जाता है बाबर। कौन आ जाता है? बाबर। बाबर कहां पे आता है? बयाना। बयाना कहां है? सबको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। धौलपुर के पास में भरतपुर है, भरतपुर में बयाना है। ठीक है, वहां पे ये कब होता है? ये होता है 1527। 1527 कब? फेब के अंदर, यानी फरवरी में। और फरवरी भी कितनी? 16 फरवरी 1527 को यहां पे डिफिटेड सांगा किसको हराता है? बाबर को। बाबर के परखच्चे उड़ा देता है, बाबर को भागते जगह नहीं मिलती, और बाबर की जो सेना है वो सांगा के नाम से मूतने को तैयार हो जाती है। सीधी सीधी बात ये है। जब ये कहानी हो जाती है बयाना के अंदर, और बयाना से जब सेना भागती है तो सांगा क्या करता है? पीछा नहीं करता। सांगा कहता मरन दो, जान दो मंगतों को, अपने को क्या करना है इनसे, चले जाते हैं। और बाबर क्यों युद्ध करता है? सीधी बात यह है, क्योंकि इसके बाद में क्या होता है कि जो खानवा का बैटल है ना, वो होता है 1527 में। लेकिन उससे पहले अपनी रीजन देखते हैं कि भाई बाबर सांगा का दुश्मन क्यों बन गया। सोचने वाली बात है ना। इब्राहिम लोदी को हरा रहा था बाबर भी आकर के, और उनको ये हरा करके और फिर अपनी जो सल्तनत है वो संभालता है। तो फिर सांगा का तो फ्रेंड होना चाहिए था, दुश्मन कैसे हुआ? तो ये जो चीज है इसके ऊपर अपने क्या है कि बाबर जो है वो सांगा के लिए बाबरनामा में एक चीज लिखता है। क्या लिखता है? देखते हैं कि वो क्या कहता है बाबरनामा के अंदर। तो वजह क्या थी? वजह देखो, बाबरनामा क्या है आपको पता है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। बाबरनामा बाबर ने खुद ने लिखी है। तो ब्लेम करता है बाबर बाबरनामा के अंदर राणा सांगा को। वो क्या कहता है कि ही इनवाइटेड मी टू अटैक ऑन दिल्ली। बाबर सांगा के लिए कहता है ही इनवाइटेड मी टू अटैक ऑन दिल्ली। कहता है उसने मुझे बुलाया है दिल्ली पे हमला करने को, येट ही डिडंट कम। कहता है लेकिन वो अभी तक नहीं आया। ये बाबरनामा में लिखता है कि सांगा ने मुझे बुलाया है और मुझे उसने ये वादा किया है कि मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन वो अब तक आया नहीं है। और यही बात एक प्रीस्ट होता है, रॉयल प्रीस्ट जिसको कह सकते हैं आप, राजपुरोहित होता है मेवाड़ का। वो उसकी एक डेली डायरी हो, दैनिक डायरी है, और उस डेली डायरी के अंदर यही ब्लेम जो है, ब्लेम्ड बाबर फॉर सेम। इसका मतलब है वो ये इल्जाम बाबर पे लगाता है कि बाबर ने सांगा से मदद का वादा किया लेकिन बाबर नहीं आया। अब पता नहीं कहानी क्या। बाबर तो कहता है सांगा ने मेरे साथ गद्दारी कर ली, और वहां का जो पुजारी था, रॉयल प्रीस्ट था, राजपुरोहित था, वो ये कहता है भाई साहब बाबर जो है उसने गड़बड़ कर ली। ठीक है, अभी अफगान कमांडर था एक, क्या नाम था? हसन खान मेवाती। क्या नाम था? हसन खान मेवाती। तो अफगान कमांडर का नाम क्या था?
हसन खान मेवाती। इसे जो खानवा बैटल के अंदर ये राणा सांगा की तरफ से लड़ता है, नाम था हसन खान मेवाती, याद रखना, हसन खान मेवाती सांगा की तरफ से लड़ता है। वैसे ये जो कमांडर है ना, कमांडर तो ये बाबर का था, पर लड़ता सांगा की ओर से है, खानवा के अंदर। ये बयाना में बाबर की ओर से लड़ता है और खानवा में सांगा की ओर से लड़ता है। जब बयाना में दुर्गति देखता है ना, तो फिर ये सांगा की तरफ से लड़ता है, कहता है यार इधर में ठीक है, हारना तो है ही। तो होता क्या है जनरली कि राणा सांगा जो है कैप्चर्ड फ्यू रीजन्स ऑफ दिल्ली। राणा सांगा इन्वेडेड कह लो या कैप्चर्ड कह लो फ्यू रीजन्स ऑफ दिल्ली। राणा सांगा दिल्ली के कुछ हिस्सों को काबू कर लेता है। कब? जब लोधी का रूल था, ड्यूरिंग लोधीज टाइम। और बयाना जो है वो एंट्रेंस होता है इंपॉर्टेंट उस समय, इधर आने का जो रियासत है इधर से उधर दिल्ली जाने का भी वो एंट्रेंस होता है। तो ये कुछ हिस्सों को जब सांगा इन्वेड कर लेता है तो मेन बात ये कहते हैं कि जो बाबर है ना, बाबर को ये खतरा हो जाता है कि यार इसने कुछ हिस्सा तो पहले ले रखा है, ये अपना सिंहासन जो है वो हिला सकता है ये आदमी, क्योंकि लड़ाका है, आदत है इसको लड़ने की, और किसी दिन जचगी इसके तो आ जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीजन ये था बयाना वाला कि बयाना जो है ना वो क्या था, एंट्रेंस था। बयाना वाज एंट्रेंस, बयाना प्रवेश द्वार हुआ करता था। और बाबर भेजता है एक बंदे को, मेहंदी ख्वाजा। बाबर का बंदा कौन आता है बयाना के अंदर? मेहंदी ख्वाजा। बाबर सेंट ए कमांडर मेहंदी ख्वाजा, और मेहंदी ख्वाजा आके क्या करता है, कंक्वायर्ड बयाना फोर्ट। ये बयाना वाला जो फोर्ट है उसको काबू कर लेता है, बयाना का जो किला है उस पर कब्जा कर लेता है। कौन? मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा जब बयाना फोर्ट को काबू कर लेता है तो सांगा जो है वो अपने आसपास के सारे राजपूत रूलर्स को इकट्ठा करता है। ये सांगा की सूझबूझ थी, ठीक है। तो लिखेंगे सांगा यूनाइटेड नियर बाई राजपूत्स। वो कहता है आज मेरा नंबर है, कल तुम्हारा होगा भाई। और यही काम कहते हैं अगर पृथ्वीराज चौहान ने किया होता तो कभी नहीं हारता। इतिहासकार कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं सांगा यूनाइटेड नियर बाई राजपूत्स। हारने का तो मतलब ही नहीं था, लेकिन उस समय क्या था कि सांगा का जो काम था ना वो थोड़ा सा टेक्निकली उतना साउंड नहीं था जितना बाबर का था। सांगा आसपास के सब राजपूतों को इकट्ठा करता है। उनके अंदर कौन कौन था? मालदेव होता है, चंदेरी वाला मेदिनी राय होता है, ये तो आपने पढ़ ही रखे हैं, मेदिनी राय। और ये अखेराज दूधा कहाँ का था? सिरोही का, अखेराज सिरोही वाला। ठीक है। और डूंगरपुर वाले उदय सिंह, काफी सारे होते हैं, मतलब सारा नाम लिखांगा नहीं तो हाल उठांगा आप। डूंगरपुर वाले उदय सिंह होते हैं, मेड़ता वाले रायमल राठौड़ होते हैं। रायमल राठौड़ कहां से? मेड़ता से। तो बहुत रूलर जो इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं ना, सलूम्बर वाला रतन सिंह होता है, और ये जाला होते हैं अज्जा और सज्जा, ये सारे के सारे जो है अज्जा सादड़ी से और सज्जा होता है गोगुंदा से। और सागा क्या करता है, उनको लेकर के और रणथंबोर पहुंचता है। और रणथंबोर के अंदर फिर दो चौहान थे, चंद्रभान और माणिक चंद्र, वो भी आकर के और सांगा के साथ मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये बयानास में क्या करते हैं, ये टिका के हराते हैं इसको, बाबर को भगा देते हैं, उनको भागते हुए जगह नहीं मिलती। उसके बाद में बाबर क्या करता है, युद्ध की तैयारी करता है। युद्ध की तैयारी करके और इसको जिहाद घोषित कर देता है। ये जो युद्ध होता है ना, बाबर खानवा के अंदर जब बाबर आता है, कौन से युद्ध को जिहाद घोषित करता है, ध्यान रखना, खानवा। खानवा के अंदर बाबर के जो कमांडर्स थे ना वो नट गए थे, ठीक है ना। तो
उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। वो कह रहे थे भाई साहब तू रहने दे यार, अपने को नहीं लड़ना इसके साथ, तू मरवाएगा। तो उनको किसी तरह से मान मनोबल करता है वो, और करके और फिर 1527 के अंदर ये युद्ध होता है। 1527 के अंदर खानवा होता है। और खानवा के अंदर कहाँ पे है ये तहसील, कौन सी है खानवा की? रूपवास है। कहाँ? भरतपुर। रूपवास सिचुएटेड इन भरतपुर। और बैटल ऑफ खानवा टूक प्लेस इन तहसील रूपवास भरतपुर, इसके पास में है खानवा। और जब सारे के सारे वो भागने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई साहब हम नहीं लड़ेंगे इस आदमी के साथ, बावड़ा है ये तो, आधा शरीर है नहीं इसके, फिर भी ये मारने पे उतरू हो रखा है, इससे कौन पंगा ले। उस समय बाबर भागती हुई सेना को रोकने के लिए क्या करता है? ही डिक्लेयर्ड द बैटल एज जिहाद। वो कहता है ये धर्म युद्ध है, अगर आज ये युद्ध जीते तो इस्लाम बचेगा हिंदुस्तान में, नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर ये इस्लाम का बीज नहीं छोड़ेगा, भगाएगा यहाँ से सबको। बाबर ये कहता है। और उसी टाइम बाबर घोषणा करता है कि अब से पूर्ण इस्लाम, बैंड लिक्वर। उसी समय उसी जगह क्या करता है? शराब को पाबंद करता है। ब्रॉक, गोल्डन वेसल्स या गोल्डन ग्लासेस कह लो, जो भी सोने चांदी के बर्तन थे वो गरीबों में बांट देता, तोड़ के, दारू पीने वाले सुराई वगैरह। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर, सारे के सारे बर्तनों को तुड़वाता है सोने चांदी के जो दारू पीने के लिए बनाए गए थे, और उनको क्या करता है? गरीबों में बांट देता है। और फोर्स हिज आर्मी टू स्वेयर ऑफ कुरान, और सबको कुरान की कसम दिलाता है कि कोई भागेगा नहीं, भाग गया तो कुरान की सौगंध लगेगी। ये कौन कहता है? बाबर अपने सैनिकों को कहता है। और उसके बाद में ये युद्ध शुरू होता है। अब इस युद्ध के अंदर जब खानवा शुरू हो गया तो कहते हैं कि बाबर की जो आर्मी है वो कम थी बजाय सांगा के, और सांगा की आर्मी थी खतरनाक। ठीक है, तो एक बाबर का जो पूरा नाम है ना, कई बार ये पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। बाबर का पूरा नाम होता है जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है ना, बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम होता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये नाम होता है। कुरान की शपथ दिला के उनको तैयार करता है, और सांगा भी अपनी सेना लेकर के और खानवा में पहुंच जाता है। लेकिन क्या? लेकिन ये कि प्रॉब्लम एक आ जाती है कि जब बाबर आता है ना, तो बाबर के पास में गन और कैनन होते हैं खानवा के अंदर। बाबर बंदूक और तोप के साथ आता है, जबकि राजपूत जो होते हैं उनके पास में उनके ट्रेडिशनल आर्म्स ही होते हैं, जो तलवार भाला वगैरह वही होते हैं। दूसरी चीज, बंदूक और तोप लाता है और ट्रेडिशनल आर्म्स होते हैं। और दूसरी जो चीज थी वो मैटर करती है स्पीड। क्या? स्पीड। स्पीड कैसे? कि बाबर की जो आर्मी थी उसके अंदर कौन? हॉर्सेस। और सांगा के पास एलिफेंट्स। क्योंकि अपने यहां पे उस समय घोड़े ज्यादा हुआ नहीं करते थे, सेनाओं के अंदर ज्यादा हाथी ही हुआ करते थे, हाथी उपलब्ध थे। तो सांगा लड़ता है हाथियों पे और बाबर की सेना लड़ती है ज्यादा घोड़ों पे। और इसलिए जो स्पीड थी, जो गति थी, वो किसकी ज्यादा थी? बाबर की। इसके बाद में तोप, और फिर बाबर लेके आता है एक तुलुगमा स्टाइल। युद्ध की कौन सी स्टाइल होती है बाबर की? तुलुगमा स्टाइल। तुलुगमा स्टाइल ऑफ बैटल, ये एक इंपॉर्टेंट है खानवा के अंदर। तुलुगमा पद्धति लेता है बाबर।
तुलुगुमा स्टाइल कह लो या तुलुगुमा सिस्टम कह लो, लेके कौन आता है? बाबर लेके आता है। ये जो 3 चीजें होती है ये एक फैक्टर था खानवा के अंदर। चौथी चीज क्या थी? तो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया गन और कैनन हो गया, ट्रेडिशनल आर्म्स हो गए, हॉर्सेस एलिफेंट्स हो गए, तुलुगुमा हो गया। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो थी आर्मी। आर्मी कैसे कि जो बाबर है, बाबर की आर्मी, उसके अंदर जो है वो 1 मैन लीडरशिप थी, एक ही आदमी का नेतृत्व था। जबकि सांगावाले में क्या लोचा था? मल्टी लीडर आर्मी या मल्टी कमांडर आर्मी कह लो, कि सांगावाली में नेता अलग अलग थे। जैसे मान लो उदय सिंह है, रायमल है, और उनका सिस्टम क्या था? जब मान लो रायमल लड़ रहा है और रायमल अगर जाता रहा ना, तो रायमल के मान लो 1500 सैनिक है, तो ये बाहर हो जाएंगे, ये कहेंगे जी रायमल मर गया, अब हम नहीं लड़ेंगे, किसके लिए लड़ें? ये सिस्टम था। वो सारे मेवाड़ के लिए और सांगा के लिए नहीं लड़ते थे, और उन सब की पद्धति अलग अलग थी, वो अलग अलग सेना से आए हुए थे। और सबसे बड़ा जो बवाल मचाते हैं ना, वो एलिफेंट मचाते हैं इस युद्ध के अंदर, कि सांगा की आधी सेना को तो ये हाथी मार देते हैं कुचल कुचल के। क्योंकि हाथी का क्या होता था कि हाथी आग को देख के पागल हो जाता था, और जब आग को देख के पागल हो जाए हाथी, उस समय क्या होता था? जब ये बाबर ये कैनन चलाता है, आग के गोले चलाता है, तो इसके 2 धमाके से हाथी जो है वो पागल हो जाते हैं। एलिफेंट गॉट क्रेजी या एलिफेंट गॉट मैड लिख लो। और फिर वो क्या करते हैं? अपनी ही सेना को, दे स्मैश्ड देयर ओन आर्मी अंडर द फीट, पैरों के नीचे रौंदते हैं खुद की सेना को। कौन? ये हाथी। इसकी वजह से ये जो आर्मी है ये बिखर जाती है, और जब ये आर्मी बिखरने लगती है ना, उस समय कौन लड़ाका आदमी था। और उनकी ये सिस्टम होता है, मुगल जो भी थे ना, जो अरबी थे चाहे अफगानी थे, कोई भी मान लो, हमेशा है ना पीछे बैठे रहते थे, कभी लड़ते नहीं थे, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते थे, तू इधर से जा, तू इधर से जा। इंडिया वाले क्या करते थे? इनका सिस्टम उल्टा था। ये कहते थे यार इंस्पिरेशन कैसे मिलेगा जब हम पीछे रहेंगे, तो आगे चले जाते थे। तो सांगा जो है वो फ्रंट में चला जाता है। राणा सांगा गो इन फ्रंट, सामने जाकर के और लड़ाई करने लगता है। और उसी समय बाबर के जो आर्कर्स थे, आर्कर्स को बाबर निर्देशित कर देता है। बाबर ये बात जानता था कि इनका राजा अगर जख्मी हो गया तो सेना गई। जितने भी आर्कर्स थे सबको कहता है कि यू हैव टू टारगेट ओनली सांगा, सिर्फ सांगा पे तीर चलाइए आप, कोई ना कोई तो लगेगा। और सारे आक्रमण सांगा पे होने लगते हैं, और वहीं पे सांगा गॉट इंजर्ड, सांगा घायल हो जाता है। और जब सांगा घायल हो जाता है तो ये लगता है कि अब सांगा जो है वो बुरी तरह से घायल हो चुका है, तो इसका क्या किया जाए। तो वो कहते हैं अगर पता चल गया ना सब सैनिकों को तो सारे भाग जाएंगे यहाँ से कि सांगा घायल हो गया। तो वो कहते हैं भाई साहब क्या करें अब, बोले इसकी जगह किसी को तो बैठा हो। तो पहले जो सलूम्बर वाले रावल रतन सिंह है उनको ऑफर मिलता है कि आप सांगा बन के चढ़ो। कहता है ना, ये अटैक ही इसी पे कर रहे हैं, चढ़े करे दी दिमाग खराब है धारो। तो झाला अज्जा, सादड़ी वाला झाला अज्जा जो है, ये झाला अज्जा एडोप्टेड रॉयल सिग्निया या वॉर्न रॉयल सिग्निया, रॉयल क्लॉथ्स, रॉयल क्राउन, ये सारे के सारे राज चिन्ह धारण करता है और हाथी के ऊपर सवार होके, और ही गॉट मार्टायरडम, ये लड़ता है और इसको
क्या दिक्कत होती है? दिक्कत तो क्या होती है, बात सुमड़ा ही चला जाता है, ये सारा का सारा निमट जाता है, लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। और वहाँ से कुछ सोल्जर्स जो हैं वो वाउंडेड कंडीशन में राणा सांगा को लेकर के चले जाते हैं। युद्ध बाबर जीत जाता है और जीत के बाद बाबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज गाजी। जैसे ही बाबर जीतता है, बाबर एक उपाधि लेता है अपने आप, उपाधि का नाम था गाजी, याद रखना। युद्ध के बाद में बाबर कौन सा टाइटल गेन करता है? विच टाइटल बाबर गेन्ड आफ्टर बैटल ऑफ खानवा? वो था गाजी। गाजी बन जाता है बाबर और राणा सांगा को यहां से ले जाया जाता है निकाल करके, और जनवरी थोड़े ही दिन बाद में 1528, ये जैसे थोड़ा थोड़ा तैयार होने लग जाता है ना, तो ये कहता है चलो वापस लड़ेंगे अब। तो इसके जो सरदार होते हैं ना वो जहर दे देते हैं कि वो फिर मरा होगा गुंगोलट, इसके तो कोई फर्क ही नहीं है। तो पॉइजन देने की वजह से, ड्यू टू पॉइजन गिवन बाय हिज चीफ टेंस, इसके सरदार जो थे वो पॉइजन दे देते हैं, सांगा डाइड, सांगा मर जाता है। कहाँ? वसवा, मांडलगढ़। वसवा कहाँ पे है? मांडलगढ़। मांडलगढ़ के अंदर सांगा वीरगति को प्राप्त हो जाता है। वीरगति को तो क्या हो जाता है? हत्या हो जाती है इसके, एक तरीके से एसेसिनेशन था, वो जहर दे के मारते हैं इसको। और कर्नल टोड जो है ना वो ये कहता है कि सांगा की सेना के बारे में कर्नल टोड क्या कहता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कर्नल टोड रॉट अबाउट आर्मी ऑफ सांगा, कर लिखो, कर्नल टोड रॉट अबाउट आर्मी ऑफ सांगा। कर्नल टोड का एक स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। कर्नल टोड ने सांगा की आर्मी के लिए ये लिखा है कि हिज आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 7 हायर रैंक किंग्स, 7 हायर रैंक्ड किंग्स होते हैं सांगा की आर्मी के अंदर। वो कहता है 9 राव, 9 राव होते हैं, यानी ये जो किंग के जो थोड़े बाद वाले थे सबऑर्डिनेट्स, वो कितने होते हैं? 9। और कहता है 104 चीफ टेंस, यानी 104 सरदार होते हैं जो अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी टुकड़ियां लेकर के और आए थे। ये सांगा की सेना बताते हैं वो। लेकिन सांगा हारता क्यों है? हारने का रीजन क्या था? एक तो हाथी, एक अलग अलग आर्मी का होना, एक जोश में होश खो देना, आगे चला जाता है, और एक ये तुलुगुमा। तुलुगुमा का मतलब क्या था? तुलुगुमा का मतलब ये होता था कि बाबर जो, जैसे आपका उसका जो बैटल का सेटअप होता था ना, वो यहाँ पे रिजर्व टुकड़ियां रखता था। रिजर्व टुकड़ियां अपनी वो रखता था कि जब सामने वाली सेना थक जाए तब वो इन टुकड़ियों को निकालता था कि अब अटैक करो यहाँ से। और फिर यहाँ जो सेना लड़ रही होती थी उस पर 2 तरफ से हमला किया जाता था थकी हुई सेना के ऊपर, और जिससे एक फ्रेश टुकड़ी जो आती थी ना वो फर्क डाल देती थी। ऐसे ही फर्क पड़ता है। वहाँ भी ऐसा ही हुआ था, जब अपने मालदेव और शेरशाह सूरी का पढ़ते हैं ना, उसमें भी एक फ्रेश टुकड़ी आती है और वो टुकड़ी युद्ध का रुख बदल देती है। अगर वो फ्रेश टुकड़ी उस समय भी नहीं आई होती ना तो मालदेव के बिना ही जेता और कुंपा उसकी छुट्टी कर देते। पर वो हर युद्ध के अंदर अपना अपना सबका स्टाइल था। तो बाबर की जो तुलुगुमा नीति थी वो उस समय नई नई थी, तो ये कोई समझ नहीं पाया, और इस तुलुगुमा की वजह से राणा सांगा हार गया। और हारने के बाद जब पुनः तैयारी करता है, वो ये जिक्र करता है कि तैयार हो जाएं फिर लड़ेंगे, तो ये उसके सरदार जहर दे देते हैं कि लारा रे आखे और ख़त्म करेगा, क्योंकि इसके युद्ध के अंदर बहुत लोग मारे जाते हैं। और बाबर अपने आप को गाजी घोषित कर देता है। ये था राणा सांगा का रूल। इसके बाद में, राणा सांगा के बाद में नेक्स्ट कौन आएगा? राणा सांगा के बाद में कौन आएगा? राणा सांगा और सांगा के बाद में विक्रमादित्य, उदय सिंह और फिर महाराणा प्रताप। अब आप महाराणा प्रताप का कन्ने लाग गया जमा, ठीक है। विक्रमादित्य आएगा, विक्रमादित्य के बाद कौन आएगा? सांगा आ गया, सांगा के बाद विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का छोटा सा है वो, उसके बाद में आ जाएगा वो उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद में आ रहा है महाराणा प्रताप, ठीक है। तो
मेवाड़ का काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास है, टाइम तो लगेगा अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो। खैर इट्स ओके। ये आपका राणा सांगा कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो कोई ज़रूरी कोई डिसलाइक ही कर दे, अगर उठा तो लगे। थैंक यू।